हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करेंट अफेयर्स बाय रवि में। आज की वीडियो में मैं आपके लिए पॉलिटी के टॉप 100 MCQs फिर से लेकर आई हूँ। दोस्तों, आपको 100 क्वेश्चंस का 3 सेट्स हमारे YouTube चैनल में मिल जाएगा और इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल रवि स्टडी IQGK में मिल जाएगा। बढ़ते हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उच्चतम न्यायालय के निर्णय से पूर्व किस उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि एक बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। दोस्तों, आपको याद रखना है कि मुस्लिम पुरुष द्वारा अपनी पत्नी को एक बार में ही 3 बार तलाक कह देना तलाक ए बिद्दत कहलाता है और सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त 2017 को इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया था। और यदि पूछा जाए कि कौन से केस में, तो याद रखिए सायरा बानो बनाम भारत संघ केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये फैसला दिया था। लेकिन इससे पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति को। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के जो न्यायाधीश हैं अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को संबोधित करके देते हैं। और यदि ये सवाल पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो ये भी ध्यान में रखिए सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन किसकी सलाह से? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, जिसको हम CJI बोलते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह से राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। और हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है, लेकिन किसकी सलाह से? CJI और उस राज्य के राज्यपाल। इन दोनों की सलाह से राष्ट्रपति हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति करता है। हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है? एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो वो राष्ट्रपति सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 62 वर्ष। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की रिटायरमेंट एज होती है 65 वर्ष और हाई कोर्ट के न्यायाधीश की रिटायरमेंट एज होती है 62 वर्ष। लेकिन याद रखिए ये 62 वर्ष हमेशा से नहीं था, पहले ये 60 वर्ष था। फिर संविधान में एक संशोधन किया गया जो था 15वां संविधान संशोधन 1963 और इस 60 वर्ष को बढ़ाकर कर दिया गया 62 वर्ष। तो अभी वर्तमान में कितना है? 62 वर्ष। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। जब सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधिकरणों, सरकार और निचली अदालतों को उनके दायित्व के निर्वहन हेतु रिट जारी करता है तो उस लेख को क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, परमादेश। दोस्तों, याद रखिए परमादेश को इंग्लिश में मैंडेमस कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत परमादेश रिट जारी कर सकता है जब निचली अदालतें अपने कार्यों का निर्वहन सही तरीके से ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 25। दोस्तों, वर्तमान में अभी 25 हाई कोर्ट हैं और यदि आपसे ये सवाल पूछा जाए कि भारत का सबसे प्राचीन उच्च न्यायालय कौन सा है, तो वो है कोलकाता। कोलकाता उच्च न्यायालय भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। और यदि ये पूछा जाए कि कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो याद रखिए वो हुई है 1 जुलाई 1862 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन सा अधिकार नहीं आता? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। दोस्तों, याद रखिए परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार जो है वो हाई कोर्ट के मुख्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता, बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण कौन सी याचिका करती है? सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्प्रेषण। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उत्प्रेषण रिट याचिका के तहत ये परीक्षण कर सकते हैं कि निचली अदालत अब ठीक तरीके से काम कर रही है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायालयों के अंतर्गत कौन सम्मिलित नहीं होता है?
सही आंसर है ऑप्शन ए अधिकरण न्यायालय। दोस्तों ये याद रखिए कि अधिकरण को अर्ध न्यायिक संस्था भी कहा जाता है और ये क्या काम करता है, प्रशासकीय और कर संबंधी विवादों को सुलझाने का काम करता है। क्या? अधिकरण। और इसे इंग्लिश में ट्रिब्यूनल कहा जाता है और ये जिला न्यायालयों के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निवारक निरोध के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने समय तक बंदी बनाकर रखा जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 3 माह तक। दोस्तों याद रखिए, यदि किसी व्यक्ति को सामान्य कानून के तहत मुकदमा चलाया जाए तो उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति को निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तार किया जाए तो उसे अधिकतम 3 माह तक बंदी बनाकर रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद उच्च न्यायालय गठन कब हुआ था? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वर्ष 1866 में। लेकिन अगर आपको पूरा डेट पूछा जाए तो वो है 17 मार्च 1866। दोस्तों 17 मार्च 1866 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का गठन हुआ था, इसलिए हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है। सही आंसर है ऑप्शन डी उत्प्रेषण। दोस्तों याद रखिए, यदि निचली अदालत में बहुत अधिक केस है, केस पेंडिंग होता जा रहा है, तो उच्च अदालत जो है उस केस को अपने पास ट्रांसफर करने का रिट जारी कर सकता है और इस प्रकार के रिट को कहा जाता है उत्प्रेषण रिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस सूची के विषयों पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती है? सही आंसर है ऑप्शन सी समवर्ती सूची। देखिए दोस्तों, हमारे संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें जो 7वीं अनुसूची है उनमें विषयों का बंटवारा किया गया है। उनमें 3 प्रकार की सूची है, एक है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। संघ सूची में जो विषय दिए गए हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। राज्य सूची में जो विषय दिए गए हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य की विधायिका को है और समवर्ती सूची में जो विषय दिए गए हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद और राज्य की विधायिका दोनों को है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में जो विषय दिए गए हैं उसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। अगला सवाल देखते हैं हम, केंद्र राज्य के मध्य विषयों का बंटवारा कौन सी अनुसूची में है? तो पहला मैंने आपको बता ही दिया है कि ये कौन सी अनुसूची है, 7वीं अनुसूची। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य विषयों का बंटवारा हो गया है कि कौन किस विषय पर कानून बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र राज्य संबंधों पर वर्ष 1971 में राजमन्नार समिति का गठन किस राज्य के द्वारा किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन ए तमिलनाडु। दोस्तों अगर आपसे ये पूछा जाए कि केंद्र और राज्य का संबंध संविधान के कौन से भाग में दिया गया है, तो याद रखिए संविधान के भाग 11 में केंद्र और राज्य के संबंध बताए गए हैं। और आपसे ये पूछा जाए कि कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक, तो याद रखिए 245 से लेकर 263 तक राज्य और केंद्र के मध्य कैसे संबंध होंगे ये बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रीय परिषदों का सृजन किसके माध्यम से किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी संसदीय कानून द्वारा। दोस्तों याद रखिए क्षेत्रीय परिषद जो है इसकी चर्चा संविधान में नहीं की गई है, अर्थात ये एक संवैधानिक तंत्र नहीं है, बल्कि हमारे देश के संसद ने कानून बनाकर क्षेत्रीय परिषद का निर्माण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, अंतर्राज्यीय परिषद का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 263 के तहत। दोस्तों अगर आपसे ये पूछा जाए कि अंतर्राज्यीय परिषद क्या होते हैं और इसका गठन क्यों किया गया है, तो याद रखिए दो राज्यों के मध्य या फिर केंद्र और राज्य के मध्य जो विवाद होते हैं उनको सुलझाने का काम करता है अंतर्राज्यीय परिषद, और इसके बारे में हमें संविधान के अनुच्छेद 263 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो या दूरदर्शनों के विज्ञापनों पर कर कौन लगाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राज्य सरकार, क्योंकि ये जो विषय है वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 245 और 246। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि केंद्र और राज्य के मध्य जो संबंध की चर्चा की गई है वो अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक की गई है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 245 और 246, क्योंकि जो बाकी के अनुच्छेद हैं वो इसके बाहर आ रहे हैं, तो इसके अंतर्गत हमारा ऑप्शन आएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अंतरराज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री। दोस्तों, आपको ये भी ध्यान में रखना है कि अंतरराज्यीय परिषद एक संवैधानिक निकाय है, अर्थात इसकी चर्चा संविधान में की गई है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन से अनुच्छेद में अंतरराज्यीय परिषद की बात की गई है, तो याद रखिए अनुच्छेद 263 में अंतरराज्यीय परिषद की बात की गई है और इसका पदेन अध्यक्ष होता है भारत देश का प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन। संघ द्वारा कौन सा कर लगाया व वसूला जाता है तथा संघ और राज्यों में बांटा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, कृषि आय के अतिरिक्त आय पर कर। दोस्तों, याद रखिए इस कर को लगाया और वसूला जाता है संघ के द्वारा, लेकिन संघ और राज्यों में बांट दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन डी, मार्च 1983 में। दोस्तों, अगर आपसे ये पूछा जाए कि सरकारिया आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे रणजीत सिंह सरकारिया। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि सरकारिया आयोग का गठन क्यों किया गया था, तो याद रखिए केंद्र और राज्य के मध्य किस तरह का संबंध होना चाहिए, इसके सुझाव हेतु सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही एकत्रित किया जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 265। दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 265 ये कहता है कि कानून के दायरे में रहकर ही कोई कर लगाया जा सकता है और एकत्रित किया जा सकता है। संविधान के खिलाफ जाकर या कानून के खिलाफ जाकर ना तो कोई कर लगाया जाएगा और ना ही किसी प्रकार के कर को एकत्रित किया जाएगा। ये संविधान के अनुच्छेद 265 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतरराज्यीय परिषद का गठन कब किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 18 मई 1990 को। दोस्तों, 18 मई 1990 को अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया गया था। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये कौन से अनुच्छेद में है, तो 263 में, और ये एक संवैधानिक निकाय है, अर्थात इसकी चर्चा जो है वो संविधान में की गई है। कौन से अनुच्छेद में? 263 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्यूनिसिपल संबंध कहा गया है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वित्तीय मामलों में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंधों का विवरण दिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, भाग 11 में। कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक? तो याद रखिए अनुच्छेद 245 से 263 तक केंद्र और राज्य के मध्य किस तरह का संबंध होना चाहिए ये बताया गया है। और इसमें कई तरह के संबंध की चर्चा की गई है, लेकिन अगर आपको स्पेशली पूछा जाए कि विधायी संबंध, तो वो बताया गया है अनुच्छेद 245 से 255 तक विधायी संबंधों के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 262 के तहत। दोस्तों, संविधान के 262 में ये बताया गया है कि यदि दो राज्यों के मध्य जल संबंधी विवाद हो जाए तो उसे कैसे सुलझाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यह सुझाव किस समिति ने दिया कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत राज्य मंत्री परिषद के पद धारित करने से संबंधित प्रावधान समाप्त कर दिया जाए? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राजमन्नार समिति। दोस्तों, अगर आपसे ये पूछा जाए कि राजमन्नार समिति को किस राज्य ने गठित किया था, तो याद रखिए वो तमिलनाडु की सरकार ने राजमन्नार समिति का गठन किया था। और यदि आपसे ये पूछा जाए कि कब किया था, तो याद रखिए
1969 में किया था और इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? राज मन्नार। और इन्होंने इस समिति ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी? 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 256 से 263 तक। दोस्तों याद रखिए, हमारे संविधान के भाग 11 में केंद्र और राज्य के मध्य दो तरह की संबंधों का वर्णन किया है। पहला है विधायी संबंध और दूसरा है प्रशासनिक संबंध। विधायी संबंध के बारे में बताया गया है 245 से 255 तक और प्रशासनिक संबंध के बारे में बताया गया है 255 से 263 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 263 में। अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में संविधान के अनुच्छेद 263 में प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, के एम नाम्बियार। दोस्तों अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के कौन से भाग में दिया गया है, तो वो है संविधान का भाग 18। और ये पूछा जाए कि कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, तो याद रखिए 352 से लेकर 360 तक राष्ट्र के आपातकालीन अधिकार का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 355। दोस्तों याद रखिए, भारत जो है वो राज्यों का संघ है। अगर किसी राज्य में कोई विदेशी बाह्य आक्रमण हो जाए या आंतरिक अशांति हो जाए, मतलब कोई भी लोग जो है हथियार चलाने लगे एक दूसरे पर, तो फिर वो भारत सरकार का दायित्व हो जाएगा कि वो उस राज्य की सुरक्षा करे। फिर वो राज्य सरकार के दायित्व के अंतर्गत नहीं आएगा, बल्कि केंद्र सरकार का ये दायित्व होगा। और ये बात हमें बताया गया है संविधान के अनुच्छेद 355 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 356। और यदि आपसे ये पूछा जाए कि ये राष्ट्रपति शासन लागू कौन करता है, तो याद रखिए इस देश का राष्ट्रपति किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को लागू करता है। और ये पूछा जाए कि क्यों करता है, तो याद रखिए जब कोई राज्य संविधान का पालन ना कर पाए तब राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है अनुच्छेद 356 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति मूल अधिकारों अनुच्छेद 20 एवं 21 के अतिरिक्त के कार्यान्वयन को किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थगित कर सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 359 के तहत। देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति जो है वो आपातकाल की घोषणा कर सकता है, और जब राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है तो मौलिक अधिकार, जो मूल अधिकार हैं, वो स्थगित हो जाते हैं। लेकिन किसी भी कीमत पर अनुच्छेद 20 और 21 को स्थगित नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक दिया गया है, उसको स्थगित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद द्वारा आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 माह। देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति जो है वो आपातकाल की घोषणा कर देता है, और ये घोषणा होने के 1 माह पश्चात, या हम ये कह सकते हैं कि 1 माह के अंदर ही संसद द्वारा इसे पास किया जाना जरूरी है। यदि संसद इस आपातकाल को पारित ना करे तो राष्ट्रपति के घोषणा का कोई अर्थ नहीं रह जाता। इसलिए राष्ट्रपति की घोषणा में, आपातकाल की घोषणा में राष्ट्रपति के साथ साथ संसद द्वारा पारित होना भी बहुत आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पंजाब में। दोस्तों, आज़ादी के बाद सबसे पहले पंजाब ही एक ऐसा पहला राज्य था जिस पर राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा की थी। और ये भी याद रखिए, अगर आपसे ये पूछा जाए कि कब की थी, तो याद रखिए 20 जून 1951 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कुल कितने सदस्य होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी 4 अन्य सदस्य। दोस्तों याद रखिए वित्त आयोग में कुल 5 सदस्य होते हैं, जिसमें होता है एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य, तो कुल हो गए 5। और यदि आपसे ये पूछा जाए कि वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, तो याद रखिए वो है NK सिंह। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि वो कौन से नंबर के वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, तो याद रखिए वो 15वें नंबर के वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय संबंध किसकी संस्तुति से निर्धारित होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए वित्त आयोग द्वारा। दोस्तों अगर आपसे ये पूछा जाए कि वित्त आयोग की चर्चा संविधान के कौन से अनुच्छेद में की गई है, तो याद रखिए संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की चर्चा की गई है। और ये भी याद रखिए कि प्रत्येक 5 साल में राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र एवं राज्य के मध्य वित्तीय विवादों के समाधान किस संस्था के द्वारा होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए वित्त आयोग द्वारा। दोस्तों नाम से ही समझ में आ रहा है कि केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय विवाद है, मतलब धन से संबंधित विवाद है, तो कौन सा आयोग इस समस्या का समाधान करेगा? वित्त आयोग। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र की समेकित निधि राज्यों को राजस्व की सहायता हेतु अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा कौन सा प्राधिकरण करता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वित्त आयोग। दोस्तों ये वित्त आयोग ही बताता है कि राज्य को कितने पैसे अनुदान स्वरूप दिए जाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मार्च 1950 में। दोस्तों 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी, लेकिन अब योजना आयोग नहीं है, अब इसकी जगह आ चुका है नीति आयोग। और नीति आयोग का गठन कब किया गया है? 1 जनवरी 2015 को। ये योजना आयोग का अब स्थान ले चुका है नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए दोस्तों योजना आयोग का अब स्थान ले चुका है नीति आयोग। और याद रखिए योजना आयोग कहें या नीति आयोग, इसके 2 अध्यक्ष होते हैं ना, वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो जब योजना आयोग बना, पहला योजना आयोग बना, तो उस समय देश के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और यदि अभी आपसे पूछा जाए कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वो होंगे अभी हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, नीति आयोग कौन सा निकाय है? सही आंसर है ऑप्शन बी गैर संवैधानिक। गैर संवैधानिक इसलिए कहा गया है क्योंकि नीति आयोग की चर्चा संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1 जनवरी 2015 को। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि योजना आयोग का स्थान अब नीति आयोग ने ले लिया है। और कब नीति आयोग गठित हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। और यदि इसके अध्यक्ष के बारे में पूछा जाए तो वो कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन ए अगस्त 1954 में। दोस्तों याद रखिए अगस्त 1954 में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी भारत का प्रधानमंत्री। दोस्तों नीति आयोग की तरह राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता जो है वो देश का प्रधानमंत्री करता है। तो जिस वक्त जो प्रधानमंत्री होगा वही उसकी अध्यक्षता करेगा, नीति आयोग का भी और राष्ट्रीय विकास परिषद का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार की वरीयता क्रम में कौन सा दर्जा दिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। दोस्तों भारत सरकार में जो कैबिनेट मंत्री का जो ओहदा होता है वही नीति आयोग के उपाध्यक्ष का होता है। अध्यक्ष तो आपको पता ही है, वो तो देश का प्रधानमंत्री होता है, लेकिन जो अन्य मंत्री होते हैं ना कैबिनेट मंत्री, उनके बराबर ही उनके पास अधिकार सैलरी होता है। किसका? नीति आयोग के उपाध्यक्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग तथा राज्य सरकारों के मध्य समन्वयकर्ता का कार्य कौन करता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रीय विकास परिषद।
दोस्तों इसको नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल भी कहा जाता है और इसका क्या काम होता है कि ये नीति आयोग और राज्य सरकार के बीच में एक मीडिएटर का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग ने संघ का स्थान ले लिया है और हमारा देश अनेक अर्थों में एकल प्रणाली की तरह कार्य कर रहा है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी के संथानम द्वारा। दोस्तों काफ़ी एग्जाम में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं कि ये किसने कहा है, वो किसने कहा है, तो आप ये हमेशा याद रखिए कि किसने क्या कहा है। तो ये स्टेटमेंट किसने कहा था? के संथानम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक दल को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल की मान्यता देने का अधिकार किसे प्राप्त है? सही आंसर है ऑप्शन डी चुनाव आयोग को। दोस्तों याद रखिए चुनाव आयोग को ये अधिकार है कि कोई भी पार्टी, वो क्षेत्रीय पार्टी है या राष्ट्रीय पार्टी है, इसकी मान्यता कौन देता है? इस देश का चुनाव आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा। दोस्तों याद रखिए मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त करेगा राष्ट्रपति। और यदि आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए कि चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, तो याद रखिए वो होता है 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष। मतलब यदि वो व्यक्ति 65 वर्ष की उम्र को पूरा कर लिया तो फिर वो रिटायर हो जाएगा, और यदि उसका कार्यकाल 6 वर्ष पूरा हो गया तो वो रिटायर हो जाएगा। अब इन दोनों में से जो भी पहले हो जाए वही उसका कार्यकाल होगा। तो मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त कौन करेगा? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी संसद द्वारा। देखिए दोस्तों संविधान में ये बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या अधिकार क्षेत्र होंगे, मतलब वो कहाँ कहाँ क्या क्या कार्य कर सकता है, किन किन विषयों पर निर्णय दे सकता है। यदि इसके अधिकार क्षेत्र में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन करना है, बढ़ाना है या घटाना है, तो ये अधिकार संसद के पास है। संसद कानून द्वारा उसके अधिकार क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 28 जनवरी 1950 को। दोस्तों आज जो आप भारत का सुप्रीम कोर्ट देख रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय देख रहे हैं, उसकी स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 को। और यदि आपसे ये पूछा जाए कि संविधान कब लागू हुआ है, तो वो हुआ है 26 जनवरी 1950 को। तो उसके 2 दिन बाद जो है इस देश का सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी स्थापना हो चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 34। देखिए दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में अधिकतम जो है वो 34 न्यायाधीश हो सकते हैं, जिसमें 33 जो होंगे वो अन्य न्यायाधीश होंगे और एक जो होगा वो सीजेआई होगा, मुख्य न्यायाधीश होगा। और इन सबको अपॉइंट करने का काम कौन करता है, नियुक्त करने का काम कौन करता है? राष्ट्रपति। और किसकी सलाह से? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसे प्राप्त है? इसकी सही आंसर है ऑप्शन सी संसद को। देखिए दोस्तों पिछले क्वेश्चन में हमने देखा है अभी जो अधिकतम संख्या है वो है 34। यदि इस संख्या को कम करना है या बढ़ाना है तो वो शक्ति रखता है संसद। संसद कानून पास करके उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि भी कर सकता है और कम भी कर सकता है। इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रक्रिया के द्वारा हटाए जा सकते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति के द्वारा संसद की अनुशंसा पर। यदि आपसे ये पूछा जाए कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो याद रखिए इसे कहा जाता है महाभियोग। और ये पूछा जाए कि ये कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 61 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, सामान्यतः उच्चतम न्यायालय सभी मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसके अनुमोदन से वह किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय के अनुमोदन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी अनुच्छेद 134 का क्लॉज 1।
दोस्तों यदि कभी भी संविधान की व्याख्या करनी हो तो ये अधिकार जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के पास है, और संविधान की व्याख्या को हम कहते हैं अपीलीय अधिकार। याद रखिए ये अधिकार हाई कोर्ट या फिर जो सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट, इसके पास नहीं होता। संविधान की व्याख्या जो है वो सुप्रीम कोर्ट करता है, अनुच्छेद 134 के क्लॉज 1 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, केंद्र और राज्यों के मध्य होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत। दोस्तों याद रखिए यदि केंद्र और राज्य के मध्य किसी भी प्रकार का कोई विवाद हो तो अंतिम निर्णय लिया जाता है इस देश के उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और ये जो शक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट के मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है, जिसको हम ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया था? सही आंसर है ऑप्शन सी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। और ये कब का केस है? ये 1973 का। दोस्तों इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अब बात यह आती है कि ये मूल ढांचा क्या होता है, क्या संविधान में मूल ढांचे के बारे में कहीं पर भी चर्चा है? तो याद रखिए संविधान में कहीं पर भी मूल ढांचे का सिद्धांत नहीं दिया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट केस टू केस बताता है कि संविधान का मूल ढांचा का सिद्धांत क्या है। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 137 के तहत। दोस्तों याद रखिए सुप्रीम कोर्ट जो है अपना निर्णय देता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास ये भी पावर है कि वो अपने दिए हुए निर्णय को बदल सकता है, और ये कहाँ बताया गया है? संविधान के अनुच्छेद 137 में कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही निर्णय पर पुनः विचार कर सकता है और उस निर्णय को बदल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संविधान की मूल संरचना किस सिद्धांत का स्रोत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, न्यायिक समीक्षा। दोस्तों न्यायिक समीक्षा को जुडिशियल रिव्यू भी कहा जाता है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि न्यायिक समीक्षा क्या होता है? तो याद रखिए संसद का काम होता है कानून बनाना। तो संसद ने कोई कानून बनाया है, वो संवैधानिक है या असंवैधानिक है, ये चेक करता है सुप्रीम कोर्ट। यदि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि संसद ने जो कानून बनाया है वो संविधान के खिलाफ है, तो वो उस कानून को रद्द कर सकता है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है न्यायिक समीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? सही आंसर है ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय को। देखिए दोस्तों संविधान की जो व्याख्या है इसका अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है, ना तो राष्ट्रपति के पास है ना ही उच्च न्यायालय के पास। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जो है वो संविधान की व्याख्या कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता के अंतर्गत कौन से मामले आते हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी, मूल अधिकारों का प्रवर्तन। अब देखिए दोस्तों याद रखिए संविधान का अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है, और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को यह अधिकार है कि यदि किसी से मौलिक अधिकार को छीना जाए तो सुप्रीम कोर्ट जो है उस मौलिक अधिकार का संरक्षण करेगा अनुच्छेद 32 के तहत, और हाई कोर्ट उस मौलिक अधिकार का संरक्षण करेगा अनुच्छेद 226 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय। दोस्तों याद रखिए इस देश के सुप्रीम कोर्ट को भारतीय संविधान का संरक्षक या फिर गार्जियन कहा जाता है, क्योंकि जब भी कोई संविधान के खिलाफ काम करता है, चाहे वो संसद हो या भारत सरकार हो, सुप्रीम कोर्ट अपना ऑब्जेक्शन करता है और फैसला लेता है। किसी भी प्रकार से संविधान पर यदि कोई आंच आए तो उसका संरक्षण की जिम्मेदारी होती है सर्वोच्च न्यायालय के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्णन। दोस्तों, अगर आपसे ये पूछा जाए कि के.जी. बालकृष्णन कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे, तो याद रखना ये 37वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे और ये प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष किस अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दोस्तों ये संविधान के व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। याद रखिए, ये अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानूनी मामलों पर उच्चतम न्यायालय से किसे परामर्श लेने का अधिकार है? सही आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति को। दोस्तों याद रखिए, यदि राष्ट्रपति के सामने ऐसा कोई सवाल उठ जाए कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या चीज देश के हित में है, क्या ये संवैधानिक है या नहीं है, या कोई भी कानूनी संबंधित मामले अगर राष्ट्रपति के सामने आ जाते हैं, तो वो किससे परामर्श लेगा? देश के सुप्रीम कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट को ये परामर्श देना होगा। लेकिन राष्ट्रपति उस परामर्श को मानता है या नहीं मानता है, ये राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करेगा। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 32। दोस्तों याद रखिए, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है वो मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। और यदि हाईकोर्ट के बारे में पूछा जाए तो हाईकोर्ट 226, अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करता है। इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 32, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत करनी चाहिए? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 10 वर्ष। दोस्तों याद रखिए, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए उस व्यक्ति को कम से कम 10 वर्ष तक वकालत का अनुभव होना चाहिए। कहाँ पर? उच्च न्यायालय में। तभी वो एलिजिबल होगा सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। तो हमारा सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, 10 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के न्यायालयों में से किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। देखिए दोस्तों, अभिलेख न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो भी जजमेंट देता है वो अपने आप में एक कानून होता है और बाकायदा उसका एक रिकॉर्ड रखा जाता है। अभिलेख न्यायालय को रिकॉर्ड कोर्ट भी कहा जाता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपना जो भी निर्णय देगा ये अपने आप में एक कानून होता है और निचली अदालत इसे कानून मानकर अपना निर्णय देती है। इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकहित विवाद की संकल्पना का उद्गम किस देश से हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये PIL इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो इसको बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। और ये कहाँ से प्रेरित है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कार्यकारी एवं संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य का कार्यकारी और संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यपाल। दोस्तों यदि ये पूछा जाता कि राष्ट्र का या पूरे भारत का कार्यकारी और संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो याद रखिए फिर आंसर हो जाता है राष्ट्रपति। अगर राज्य का पूछे तो राज्यपाल, और राष्ट्र पूरे देश पूरे भारत का पूछे तो फिर वो हो जाता है राष्ट्रपति। तो हमारा सही आंसर क्या है? राज्यपाल, क्योंकि राज्य का कार्यकारी और संवैधानिक प्रमुख पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 155 के अंतर्गत। दोस्तों अगर आपसे ये पूछा जाए एग्जाम में कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो याद रखिए राष्ट्रपति करता है। किसकी सलाह से करता है? मंत्री परिषद की सलाह से राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। और ये कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 155 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कुल सदस्यों का 1/6।
दोस्तों विधान परिषद में जितने भी सदस्य होते हैं तो टोटल सदस्य का जो है 1/6 जो है राज्यपाल मनोनीत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा में एक जनजाति कल्याण मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यपाल। दोस्तों याद रखिए, राज्यपाल जो गवर्नर होता है राज्य का, वो जो है जनजाति कल्याण मंत्री की नियुक्ति करता है। और ये जो जनजाति कल्याण मंत्री होते हैं वो हर राज्य में नहीं होते हैं, केवल झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, वो राज्य जहाँ पर जनजाति बहुत अधिक पाए जाते हैं, केवल वहीं ही जनजाति कल्याण मंत्री की नियुक्ति की जाती है। और कौन करेगा? वो राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानसभा के 17वां का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्यपाल द्वारा। दोस्तों ये जो 17वां होता है मतलब कि ये सत्र का अंत होता है, समाप्ति होती है, तो वो कौन आदेश जारी करता है? राज्यपाल। क्यों पूछा गया है? देखिए, राज्य विधानसभा के बारे में पूछा गया है। यदि ये पूछा जाता कि संसद में 17वां का आदेश कौन देता है तो फिर वहां पर आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, लेकिन यहाँ पे राज्य की विधानसभा के बारे में पूछा है, इसलिए आंसर हो जाएगा राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, राज्यपाल किसके सलाह पर जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, स्थानांतरण और पदोन्नति कर सकता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उच्च न्यायालय। हाई कोर्ट की सलाह पर जो है जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, स्थानांतरण और पदोन्नति कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यपाल के वेतन और भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्य की संचित निधि से। दोस्तों याद रखिए, राज्यपाल का वेतन और भत्ते जो हैं वो राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं, और यदि यहाँ पर राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते की बात की जाती तो फिर वो भारत की संचित निधि से दिया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 200 के तहत। दोस्तों जब भी राज्य विधायिका में कोई भी बिल प्रस्तुत किया जाता है तो जब तक राज्यपाल उसमें अपना हस्ताक्षर ना कर दे, जब तक राज्यपाल अपनी अनुमति ना दे, वो विधेयक कानून के रूप में परिवर्तित नहीं हो सकता है। अब राज्यपाल के पास कई प्रकार की शक्तियां होती है, हो सकता है वो अपना अनुमति दे दे, या फिर हो सकता है कि वो अपने पास ही रख ले, ना हाँ बोले ना बोले, या हो सकता है कि वो मना कर दे। लेकिन चौथी शक्ति ये भी होती है कि वो राष्ट्रपति के पास भेज सकता है विचार के लिए। तो ये बात अनुच्छेद 200 में बताया गया है, और ये सारी शक्तियां किसकी है? राज्यपाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, वर्तमान में राज्यपाल का मासिक वेतन कितना है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 3,50,000 रुपए राज्यपाल का मासिक वेतन है। और दोस्तों ये भी याद रखिए, ये टैक्स फ्री होता है, इस पर किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? इसका सही आंसर होता है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। दोस्तों राष्ट्रपति ही राज्यपाल की नियुक्ति करता है, और राज्यपाल को राष्ट्रपति का एजेंट कहा जाता है। तो राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी है? राष्ट्रपति के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जम्मू एवं कश्मीर के उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत के राष्ट्रपति। दोस्तों याद रखिए, कोई भी केंद्र शासित प्रदेश हो, वहां का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है या एडमिनिस्ट्रेटर होता है, मतलब उपराज्यपाल या फिर एडमिनिस्ट्रेटर, उसकी नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सरोजनी नायडू। दोस्तों ये कहाँ की गवर्नर बनी थी अगर पूछा जाए तो याद रखिए, ये उत्तर प्रदेश की गवर्नर बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 333 के द्वारा। दोस्तों याद रखिए, राज्य की जो विधानसभा होती है उसमें आंग्ल भारतीय समुदाय का नियुक्ति का प्रावधान 333 में दिया गया था, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, ये आंग्ल भारतीय समुदाय की नियुक्ति का प्रावधान को अब खत्म कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राज्य विधान मंडलों का उच्च सदन कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, विधान परिषद। दोस्तों याद रखिए, जो राज्य के विधान मंडल होते हैं उसमें 2 सदन होते हैं, ये द्विसदनीय होता है। एक होता है विधानसभा और दूसरा होता है विधान परिषद।
विधानसभा को निचला सदन बोलते हैं और विधान परिषद को बोलते हैं उच्च सदन। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, विधानमंडल का उच्च सदन, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विधान परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यों के वित्तीय लेखों पर कौन नियंत्रण रखता है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको कैग बोला जाता है। दोस्तों याद रखिए, केंद्र सरकार हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, ये इनके खर्चे और आमदनी की ऑडिटिंग करता है, और रिपोर्ट जो है, यदि सेंट्रल गवर्नमेंट का रिपोर्ट जो है उसको वो भेजता है राष्ट्रपति के पास, और स्टेट गवर्नमेंट से संबंधित रिपोर्ट को भेजता है वो राज्यपाल के पास। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 4 माह तक। देखिए दोस्तों, यहाँ पर विधान परिषद की बात कही गई है, विधान परिषद की, तो विधान परिषद राज्य की विधायिका के अंतर्गत आता है, तो वो किसी भी विधेयक को अधिकतम 4 माह तक रोक सकता है। लेकिन यदि हम केंद्र की बात करते हैं, संसद की बात करते हैं, तो राज्यसभा जो है, जो राज्यसभा होती है, वो अधिकतम 6 माह तक किसी भी विधेयक को, साधारण विधेयक को रोक सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन और उसे समाप्त करने का अधिकार प्राप्त है? और इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 169 के तहत। दोस्तों याद रखिए, अगर आपसे ये पूछा जाए कि अभी कुल कितने राज्यों में विधान परिषद है, तो याद रखिए अभी केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है। विधान परिषद जो है हर राज्य में नहीं होता, अभी तक केवल 6 में ही है, और इसको सृजित करने का या समाप्त करने का अधिकार संविधान के कौन से आर्टिकल में दिया गया है, 169 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, राज्य के विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या किस अनुच्छेद में निर्धारित की गई है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 170 में। याद रखिए दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 170 में बताया गया है कि विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होंगी, और मैं आपको बता दूं कि 500 से अधिक नहीं हो सकती और 60 से कम नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत का निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो विधानसभा, याद रखिए विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इन सब के निर्वाचन का काम कौन करेगा? भारत का निर्वाचन आयोग। तो फिर राज्य का निर्वाचन आयोग क्या करता है? ये पंचायत और ये जो नगर निगम चुनाव होता है, म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायत, इनके चुनाव को संचालित करता है राज्य का निर्वाचन आयोग। लेकिन विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनका संचालन करता है, इनके चुनाव का संचालन कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गोवा। दोस्तों याद रखिए, गोवा ही एक ऐसा राज्य है जहां पर समान नागरिक संहिता लागू है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि समान नागरिक संहिता संविधान के कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, तो याद रखिए अनुच्छेद 44 जो कि डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, समान नागरिक संहिता की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपाध्यक्ष को। याद रखिए दोस्तों, विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देगा उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? अध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान सभा के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, राज्यपाल, राज्यों के गवर्नर द्वारा। देखिए दोस्तों, विधानसभा के सदस्यों की कुछ अर्हताएं होती है, कुछ एलिजिबिलिटी होती है, और यदि कोई सदस्य उस एलिजिबिलिटी को पूरा नहीं कर पाता है, कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है, तो फिर जो अंतिम निर्णय लिया जाएगा वो उस राज्य के गवर्नर द्वारा लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? और इसका सही आंसर है
ऑप्शन डी 25 वर्ष। दोस्तों कुछ और बातें भी आपको याद में रखनी है, जैसे कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए जो न्यूनतम आयु चाहिए रहती है वो भी 25 वर्ष चाहिए, लेकिन जो राज्यसभा का सदस्य नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु चाहिए 30 वर्ष। ठीक वैसे ही विधानसभा के लिए 25 वर्ष, और यदि विधान परिषद के लिए पूछा जाए तो 30 वर्ष। और राष्ट्रपति जैसे कि प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट, इसके लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए होती है? 35 वर्ष। तो हर पॉइंट से एक नया क्वेश्चन तैयार हो सकता है। हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है? विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 25 वर्ष। अगला सवाल है, राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राज्य विधानसभा द्वारा। दोस्तों राज्य सरकार में जितने भी मंत्री हैं उनके वेतन क्या होंगे, भत्ते क्या होंगे, इसका निर्धारण जो है वो राज्य की विधानसभा कानून बनाकर निर्धारित करती है। और यदि यही हम भारत सरकार की बात करते, केंद्र सरकार में केंद्रीय मंत्रियों की बात करते, तो फिर वहां पर कानून कौन बनाता? वहां की संसद कानून बनाकर डिसाइड करती है कि कितना वेतन और कितना भत्ता जो है वो दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1956 में कितने पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनीय मंडल थे? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 5। लेकिन दोस्तों अगर अभी की बात की जाए तो 6 राज्यों में द्विसदनीय विधान मंडल है, मतलब कि वहां पर विधानसभा भी है और क्या है? विधान परिषद भी। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि वो 6 राज्य कौन कौन से हैं, तो याद रखिए, मैं यहाँ पर शॉर्ट में बताती हूँ, जैसे कि है बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। ये जो 6 राज्य हैं यहाँ पर क्या है? द्विसदनीय विधानमंडल है, मतलब यहाँ पर विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। पहले जम्मू एंड कश्मीर में भी था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर राज्य तो रहा नहीं, अब तो ये केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, तो फिर अब यहाँ पर विधान परिषद का कंसेप्ट खत्म, अभी केवल 6 राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम महिला मुख्यमंत्री भारत के किस राज्य में बनी थी? सही आंसर है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। अगर आपसे ये पूछा जाए कि कब बनी थी, तो वो है 2 अक्टूबर 1963 को। और ये पूछा जाए कि वो कौन थी, उनका नाम क्या था, तो याद रखना सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी जो है वो प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी है भारत की, जो कि कहाँ से आती है? उत्तर प्रदेश से, मतलब उत्तर प्रदेश में जो है ये पहली मुख्यमंत्री बनी थी महिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कलकत्ता उच्च न्यायालय। दोस्तों याद रखिए, जैसे कि कोई राज्य है वहाँ उच्च न्यायालय है, तो वो आसपास के केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वहाँ के भी क्षेत्राधिकार को अपने अंतर्गत ले लेता है। तो अगर हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो ये जो है कलकत्ता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राज्य की संचित निधि से। दोस्तों याद रखिए, हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनके वेतन और भत्ते जो हैं वो राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि पेंशन जो है वो कहाँ से दिया जाता है, तो फिर वो होगा भारत की संचित निधि से। पेंशन जो है वो भारत की संचित निधि से, लेकिन वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि से। किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं है। दोस्तों 100 क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझा है तो मेरे 2 क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट है। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? आपको अनुच्छेद कौन सा है ये बताना है कमेंट में। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपको ये बताना है। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में मुझे बताइए। और दोस्तों आपको मैं बता दूं कि हमारी ई बुक की वेबसाइट लॉन्च हो गई है, इसे आप नोट कर ले। 2022-2023 के करंट अफेयर्स और सभी सब्जेक्ट का पेड पीडीएफ आपको यहाँ से मिल जाएगा। मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में। आप अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहते हैं आप मुझे कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।